Hello everyone, I am Sudhanshu sir, back with another session of class 11th accountancy. Today we are going to see further journal entries जहां हम ये देखेंगे कि हमारी कुछ एंट्रीज जो एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड होती हैं, उनमें जब हम अपना कोई भी रेंट रिसीव करते हैं या कोई एक्सपेंसेस का पेमेंट करते हैं, उस समय हमारी एंट्री क्या होती है, और अगर हम किसी भी खर्चे का पेमेंट नहीं कर पाते हैं या कोई इनकम हमें रिसीव नहीं हो पाती है तो हम एंट्री क्या करेंगे, और यदि कोई एक्सपेंसेस आपका एडवांस में पे हो गया या कोई इनकम एडवांस में रिसीव हो गई तो हम क्या एंट्री करेंगे। तो इन सारी बातों को आज हम अपने एक्सपेंसेस और इनकम के रेफरेंस से देखने वाले हैं अपनी जर्नल एंट्रीज में। तो मैंने आपके सामने क्वेश्चन फ्रेम किया है स्टूडेंट्स, जिसके अंदर मैंने 9 ट्रांजैक्शंस आपके सामने रखी हैं, और इन 9 ट्रांजैक्शन के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम एक एक करके जर्नल एंट्रीज परफॉर्म कर सकते हैं। ये सारी 9 के 9 एंट्री आपके लिए बहुत वाइटल है, बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए अपने अकाउंटेंसी को जानने के लिए, बिल्डअप करने के लिए। तो लेट्स बिगिन स्टार्टिंग विद द फर्स्ट ट्रांजैक्शन। सिंपल ट्रांजैक्शन है आपके पास, रेंट पेड ₹12,000। अब अगर आपके पास लिखा है रेंट पेड ₹12,000, तो अब ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि कैश में किया या हमने चेक में किया। अब चेक का वर्ड तो इसमें है नहीं, तो बैंक आ नहीं सकता। रेंट पे किया है तो जाहिर सी बात है बाय डिफॉल्ट हम कैश को ही लेके चलेंगे कि रेंट हमने कैश में पे किया है। तो यहां जो मेरी पहली जर्नल एंट्री होगी, सिंस डेट नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है ऐसा। तो यहां पे हमारी जो फर्स्ट जर्नल एंट्री है, रेंट के लिए हमारा रूल नॉमिनल अकाउंट को फॉलो होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो रेंट अकाउंट डेबिट 12,000 टू, सिंस हमने पेमेंट कैश में किया है तो हम यहां पे कैश अकाउंट मेंशन कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी रेंट पेड इन कैश। सीधी सीधी हमारी फर्स्ट एंट्री आपके सामने हो गई है। तो अगर फर्स्ट एंट्री हो गई जिसमें आपको कुछ करना नहीं था, सिर्फ 2 अकाउंट पिक करने थे, एक नॉमिनल अकाउंट आया और एक रियल अकाउंट आया। नॉमिनल अकाउंट के लिए रूल फॉलो हुआ डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो रेंट डेबिट हो गया। कैश अकाउंट के लिए रियल अकाउंट फॉलो हुआ, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हमने कैश के लिए क्रेडिट कर दिया। जर्नल एंट्री बनी हमारी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। चलिए सेकंड, अब जैसे मैंने बात की थी, अगर आप रेंट पे नहीं कर पाते हैं या इट बिकम्स ड्यू टू बी पेड, तो यहां खर्चा तो होगा। सिंस खर्चा आपके गिवन टाइम में अगर हो चुका है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि खर्चा कैश में पे हुआ है या नहीं हुआ है। ये मैंने एक्सप्लेन किया था अपने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर, जब हमने आपको एक्सपेंसेस और इनकम के बारे में डिटेल में बात की थी। राइट, आप मेरा वो सेशन जाके देख सकते हैं। तो यहां अगर मैंने आपके सामने बात करी रेंट ड्यू है, तो इसका मतलब हमारी एक लायबिलिटी अकर होगी, और लायबिलिटी का नाम हम देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, क्योंकि खर्चों के लिए जब भी ड्यू का ऑप्शन आता है तो हम ड्यू खर्चों के लिए या ड्यू एक्सपेंसेस के लिए आउटस्टैंडिंग का वर्ड यूज करते हैं। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होने वाली है, वो होने वाली है रेंट अकाउंट डेबिट। फिर से रेंट हमारा डेबिट होगा, सिंस पे नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से एंट्री पास कर देंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट हमने लिखा, अमाउंट आपके पास आ जाएगा 10,000 रेंट एज डेबिट, 10,000 एज आउटस्टैंडिंग रेंट। इसका मतलब रेंट वॉज ड्यू। तो इसका मतलब जो खर्चा आपका ड्यू रह गया, अब वो आपकी लायबिलिटी बन गया, वो आपका एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन बन गया, जिसको आपको नियर फ्यूचर के अंदर पे करना है, मेट करना है। तो जब तक ये खर्चा मेट नहीं हो जाता, पे नहीं हो जाता, तब तक के लिए आपकी लायबिलिटी रहेगा। ओके, नाउ थर्ड एंट्री पर आते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹15,000 फॉर अ ईयर ऑन 1 अगस्त 2026। यहां मैंने डेट का रेफरेंस लिया है। अब डेट का रेफरेंस लिए ताकि हम ये जान सकें कि जब हम कोई खर्चा पे कर रहे हैं पूरे साल का, और आपकी इन द मिड ऑफ हमारे फाइनेंशियल ईयर में कोई डेट आ रही है, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम पूरे साल का 15,000 दिया, पर पे कब किया, 1 अगस्त। तो इसका मतलब ये पे हुआ होगा 1 अगस्त 2026 से लेके सितंबर तक। नो, नॉट सितंबर, इट्स बेसिकली जुलाई 31, 27 तक। वहीं आपका 1 साल हो गए, है ना। तो अगर 1 जुलाई या कहते हैं जुलाई 31, 2027 तक जाएगा, तो जुलाई 2027 तो हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की डेट आएगी, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर उससे पहले अप्रैल भी है, मई भी है, जून भी है। तो
क्या आपको नहीं लगता कि 4 महीने का जो रेंट है वो इस साल की जगह अगले साल शामिल होना चाहिए? तो यहां मैं जो बात कर रहा हूं ना स्टूडेंट्स, वो कर रहा हूं मैं एडवांस एक्सपेंस की। तो अगर एडवांस एक्सपेंस की मैंने बात करी तो यहां इंश्योरेंस प्रीमियम को हम खर्चा तो मानेंगे, पर सिर्फ और सिर्फ उस पीरियड का जो हमारे करंट फाइनेंशियल ईयर को बिलोंग करता है। तो जैसे 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च 31 मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर काउंट होगा, उस हिसाब से हमारे अगस्त से लेके 31 मार्च 8 महीने होते हैं, राइट। हमने क्या करा, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने छोड़ दिए। 1 अगस्त से 31 मार्च काउंट करोगे तो 8 मंथ्स का हमें खर्चा इसमें से निकालना है। तो अब इसका 2 तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे। पहला, सिंस आपने इसका पे कर दिया है तो हम इसको लिखते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, सिंस आपने पे किया है इसको कैश में, यहां पे आपके पास आ जाएगा 15,000 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन कैश। ये मैंने इसकी जर्नल एंट्री कर दी। सिंस जर्नल एंट्री तो मेरी हो गई, पर ये खर्चा पूरे 12 महीने का काउंट होगा नहीं, तो इसका मतलब जब खर्चा काउंट करेंगे तो ये मैंने एक एंट्री करी, इसी की दूसरी एंट्री में करूंगा यहां पे। तो जाहिर सी बात है जब मैं अपनी दूसरी एंट्री करूंगा ना स्टूडेंट, तो उसमें मेरे पास आएगा एडवांस खर्चा, जिसको मैं नाम दूंगा प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू। किस में से आएगा? इंश्योरेंस प्रीमियम में से। इसका मतलब अब मैं इस खर्चे में से 4 महीने का खर्चा काट दूंगा, क्योंकि वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को बिलोंग करता है। तो अगर हम अपनी कैलकुलेशन देखें तो 15,000 पूरे साल का था, ठीक है। तो इसमें से 4 महीने का जो एडवांस है वो कितना हो जाएगा? 4 3 या 12, 3 5 या 15। तो 5,000 जो है वो मेरे नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करने वाला खर्चा है, मतलब इंश्योरेंस प्रीपेड। यहां पे मेरा इंश्योरेंस प्रीपेड हुआ, तो मैंने उसको अपने खर्चे में से माइनस करने के लिए अपना मेन खर्चा कर दिया क्रेडिट, और प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम कर दिया डेबिट। अब ये प्रीपेड इंश्योरेंस तब तक डेबिट रहेगा जब तक मेरे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अप्रैल मई जून जुलाई नहीं आ जाते, राइट। उसी महीने के अंदर मैं 5,000 को एक्चुअल एक्सपेंस मानूंगा। ओके, तो ये वाली हमारी एंट्री हो गई थर्ड पॉइंट की। 2 एंट्री हमने आपके सामने करी है। पहले हमने इंश्योरेंस प्रीमियम को पूरा पूरा पे किया कैश के अंदर, फिर हमने इसी इंश्योरेंस प्रीमियम से प्रीपेड निकाल लिया। ओके, अब बात करते हैं हम अपने 4th एंट्री की। नाउ वी आर गोइंग टू हैव इनकम। कौन से इनकम? कमीशन रिसीव्ड ₹6,000 इन चेक। आपको कमीशन मिला है, चेक में मिला है, पर एकदम आपको इसकी एंट्री नहीं करनी है। आप तो कहोगे सर चेक इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैंक, तो एंट्री सीधी सीधी पास कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन। स्टॉप। सबसे पहले हमें आगे वाली एंट्री पे फोकस करना है, यानी एंट्री नंबर 5। लिखा है चेक ऑफ कमीशन रिसीव्ड वाज डिपॉजिटेड इन बैंक। अब देखो, इसमें बड़े मुद्दे की बात है, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात। अगर आपको चेक रिसीव होता है किसी भी ओकेजन पे, जैसे अगर आपने क्रेडिट सेल्स करी तो आपके डेटर ने आपको चेक पे किया, अगर आपने कोई इनकम रिसीव करी चेक के अंदर, आपको किसी भी तरह का अमाउंट चेक में रिसीव होता है, तो अगर इमीडिएटली आपने उसी दिन बैंक में जमा करा दिया तो हमारी एंट्री बैंक से होगी, उसी दिन जमा कराते हैं तो, मार्क माय वर्ड्स। और अगर आपने सेम डे आपने चेक को जमा नहीं कराया है, नेक्स्ट डे कराते हैं, प्रोसीडिंग डेज कराते हैं, तो हम चेक इन हैंड से एंट्री करते हैं। चेक इन हैंड। तो यहां मैंने अगर अपनी 4 तारीख की एंट्री पास करनी है, तो सबसे पहले मेरी 4 तारीख की एंट्री होगी। सिंस आपने चेक रिसीव किया है तो हमारे हाथ में चेक इन हैंड आया, दैट इज डेबिट टू कमीशन अकाउंट। Since we have received the check but we have not deposited the check as it is cleared from transaction 5, हम उसको अगले दिन जमा करा रहे हैं, तो यहां आपके पास चेक इन हैंड टू कमीशन आया, तो हमने एंट्री कर देनी है। सिंस ना तो अमाउंट मैंने लिखा ही नहीं, लेट्स टेक एन अमाउंट ऑफ से नो या सॉरी अमाउंट तो है 6,000। वी हैव द अमाउंट ऑफ 6,000, दैट इज 6,000।
हमें कमीशन रिसीव हुआ तो हम एंट्री नरेशन पास कर देंगे, कमीशन रिसीव्ड इन चेक, और ये हमारी लाइन आ गई। तो 4 तारीख की एंट्री हो गई। 4 तारीख की एंट्री होते ही हम क्या करेंगे, अपनी 5वें पॉइंट के चेक भी एंट्री भी कर देंगे, जो हमें चेक डिपॉजिट करने की करनी है। तो क्या एंट्री करोगे आप चेक डिपॉजिट करने की? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। इसका मतलब देखो बात तो सेम है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन, क्योंकि चेक इन हैंड या डेबिट था, चेक इन हैंड या क्रेडिट हो गया, डेबिट क्रेडिट कट गया, चेक इन हैंड का अकाउंट तो साफ हो गया। ठीक है, तो अगर दोनों को कंबाइन करता तो मेरी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन ही बनती। बट सिंस अलग अलग तारीख का फर्क आ रहा है, अलग अलग पॉइंट्स का फर्क आ रहा है, तो हमने एंट्री तो हर एक इवेंट की करनी होती है। यही अकाउंटिंग है, कोई शॉर्टकट्स अप्लाई नहीं करने हैं। टू बी वेरी क्लियर, वी हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक इन पोस्टिंग, इन रिकॉर्डिंग ऑल आवर जर्नल एंट्रीज। तो यहां हमने चेक रिसीव करा और जो चेक रिसीव किया था उसको हमने बैंक में जमा करा दिया 6,000। तो यहां हम लिख देंगे चेक डिपॉजिटेड इन बैंक। So here we have all our 5 journal entries that we have done so far. अब यहां तक मेरी एंट्री हो गई। आई होप आप सबको यहां तक बात समझ आ रही मेरी। अब मैं आपके पास आता हूं 6 तारीख की। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रुपीज 4,200 इज ड्यू टू बी रिसीव, यानी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अब रिसीव हुआ है हम, ठीक है, बट वो अभी तक कैश में रिसीव नहीं हुआ, ड्यू टू बी रिसीव्ड। ठीक है, सेम वैसे ही जैसे रेंट ड्यू टू बी पेड 10,000 था, अब यहां इनकम हमारी ड्यू हो गई। और जब भी इनकम ड्यू होती है ना, तो उसको आप शो करते हैं, मेंशन करते हैं एक्रूड इनकम से। खर्चों के लिए आउटस्टैंडिंग, जो भी खर्चा ड्यू रह गया, पे नहीं हो पाया, अनपेड रह गया। वैसे ही इनकम जो अनरिसीव्ड है, ड्यू टू बी रिसीव्ड है, उसके लिए शब्द आता है एक्रूड। तो अगर एक्रूड हमारी इनकम है तो उसके लिए हमें करना क्या है, We just need to follow proper entry। सबसे पहले हम ये जानते हैं हमारे पास इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट की इनकम थी पर कैश में रिसीव नहीं हुई, तो हम यहां पे लिखेंगे, एक सेकेंड, पॉइंट नंबर 6, इंटरेस्ट एक्रूड, या एक्रूड इंटरेस्ट ही कर देते ना। यहां हमारी एंट्री होगी एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और अमाउंट कितना है हमारे पास 4,200। 4,000 विल बी डेबिट एंड 4,200 विल बी क्रेडिट। ठीक है, यहां हमारे पास एंट्री बनी इंटरेस्ट की, जो हमने क्या करा, एक्रूड की पास करी। जब भी आपके पास कोई भी इंटरेस्ट या कोई भी इनकम ड्यू होती है तो आप उसे एक्रूड का नाम देंगे। तो एक हमारी इनकम इंटरेस्ट के रूप में ड्यू थी, तो हमने क्या दिया, एक्रूड इंटरेस्ट। अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स, इंटरेस्ट तो होगी, आपको इंटरेस्ट तो आपको अकाउंट फॉर करनी ही है। इंटरेस्ट इनकम के रूप में अकाउंट हो गया, बदले में एक्रूड रह गया। अब ये एक्रूड तब तक रहेगा जब तक कि कैश में रिसीव नहीं हो जाता। ठीक है, नरेशन हम कर देंगे, इंटरेस्ट ड्यू बट अनरिसीव्ड, बट क्यों करें, एंड कर देते हैं। ठीक है, ये आगे नरेशन कंप्लीट। अनरिसीव्ड इन कैश। अब 6 तारीख की एंट्री हो गई। लेट्स कम टू द पॉइंट, 6 पॉइंट हो गई। 7 पॉइंट पर आते हैं हम। रिसीव 5,000 आउट ऑफ 20,000 ड्यू टू अ डेटर इन फुल सेटलमेंट। एक डेटर था जिसको 20,000 रुपए देने थे, उसने 5,000 ही दिए। आपको लगता है कि हम 15,000 का डिस्काउंट दे सकते हैं किसी को? डिस्काउंट जब भी दिया जाता था तो 5%, 7%, 10%, 15% दिया जाता है, ये समझ आती बात। पर आप ये कैसे एनालाइज कर सकते हो कि आपका डिस्काउंट 15,000 हो जाए, मतलब 75% का डिस्काउंट? ये तो अगर आप कोई सेल कर रहे होते तब समझ आती बात।
पर जब आपको किसी डेटर से जिसको पैसा देना था वो आपको पैसे दे रहा है, तो ये तो नेचुरल सी बात है कि इतना बड़ा डिस्काउंट तो हम मान नहीं सकते, और पूरा फुल सेटलमेंट भी हो रहा है। फुल सेटलमेंट का मतलब पूरा हिसाब किताब कर रहा है वो। तो यहां एक डाउट आता है कि हमारा जो डेटर है ना, वो उसकी हालत ठीक नहीं है, ही इज गोइंग टू बी बैड नाउ। तो उसका नाम क्या होगा? बैड डेट्स। तो क्या वो लॉस में कन्वर्ट हो रहा है, वो हमें लॉस दे रहा है जिसका नाम है बैड डेट्स। तो कैश तो मिला हमें 5,000, बैड डेट हुआ हमारा 15,000, और बदले में डेटर कितने का था? 20,000। तो यहां 3 अकाउंट आ गए हमारे। तो 3 अकाउंट आए, कंपाउंड एंट्री आई। पॉइंट नंबर 7 की जर्नल एंट्री मिलेगी, कैश अकाउंट डेबिट। जितना कैश आया कितना? 5,000। जितना नहीं आ सकता है उतना हमारा नुकसान हो गया। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट विद 15,000 टू डेटर, यानी इतने का डेटर था 20,000। तो क्रेडिट द गिवर। अब डेटर जो है उसको हमने क्रेडिट कर दिया बिकॉज ही इज द गिवर ऑफ कैश एंड ही इज ऑल्सो द गिवर ऑफ लॉस। तो लॉस भी हमारे मत्थड़ी दे रहा है, लॉस भी दे रहा है आपको, कैश भी दे रहा है आपको, इसलिए क्रेडिट हो गया। लॉस हमें मिला, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नॉमिनल अकाउंट यहां पे फॉलो हो गया। कैश आपको मिला 5,000 का, तो डेबिट व्हाट कम्स इन के रूप में रियल अकाउंट फॉलो हो गया। तो यहां जब मैंने फॉलो किया तो भाई यहां नरेशन लिख देते हैं, रिसीव कैश फ्रॉम डेटर्स एंड बैड डेट्स। ये हमारी एंट्री बन गई पॉइंट नंबर 7 की। तीनों अकाउंट आ गए, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। डेटर हमारा 20,000 का था, उसमें से 15,000 का नुकसान कर गया, कैश को 5,000 दे गया, जर्नल एंट्री बन गई, कैश अकाउंट डेबिट 5,000, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 15,000, टू डेटर 20,000। चलो आते हैं हम थोड़ा सा और नीचे और अपनी एंट्री बनाते हैं फर्दर। अब अगर आगे बात करें तो देखो लिखा है रोहन अ डेटर ऑफ ₹50,000 वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। एक और डेटर था, ये हो क्या रहा है भाई, एक और डेटर था आपके पास, 50,000 उसका ड्यू था पैसे देना, उसके पास से तो कुछ भी नहीं मिला। कम से कम ये डेटर तो अच्छा था जिसने 5,000 तो दिए थे। अब जो रोहन है वो एक ऐसा डेटर था जिसने कह दिया सर मैं तो आपको कुछ भी नहीं दे सकता, मेरे पास तो कुछ भी पैसा नहीं है, आई एम नॉट एबल टू गिव एनीथिंग, आई हैव बिकम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया हो गया, कुर्क हो गया, सब आपके पास बिजनेस चौपट हो गया मेरा, तो आप मेरे से कुछ रिसीव नहीं कर सकते। तो हमने क्या बोला, नथिंग वॉज रिकवर्ड फ्रॉम हिम। तो हम इसको कंप्लीटली 100% बैड डेट्स बना देंगे। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रोहन। पूरा 50,000 का नुकसान कर गया हम रोहन हमारा, तो यहां हमने कर दिया रोहन बिकम बैड डेट्स। ये आपके पास जर्नल एंट्री हो गई 8 पॉइंट की। ठीक है, दोनों एंट्री में डिफरेंस इतना सा ही था कि इस एंट्री के अंदर 5,000 रिसीव हो रहे थे, इस एंट्री में कुछ भी रिसीव नहीं हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं 9th पॉइंट की, रिसीव 45,000 फ्रॉम रोहन अ ईयर लेटर। आहा, थोड़ा रिलीफ मिला। रोहन जो हमारा बैड डेट करके चला गया, 50,000 नुकसान करके चला गया, 1 साल के बाद आता है हमारे पास और कहता है सर ये 45,000 आप ले लो, मुझे दोबारा बिजनेस करने की परमिशन दे दो। अब मेरी स्थिति थोड़ी अच्छी हो गई है, मैं आपका 45,000 आउट ऑफ 50,000 रिटर्न करना चाह रहा हूं, तो मेरी रिकवरी के रूप में आप एक्सेप्ट कर लो। तो रिकवरी हो रही है, रिकवरी किसकी हो रही है मेरी, मैंने तो रोहन के अकाउंट को खत्म कर दिया था क्रेडिट करके, बदले में बैड डेट्स बना दिया था, तो आपको नहीं लगता इस बैड डेट की रिकवरी हो रही है, तो क्यों ना नाम भी इसको वही दे दें, बैड डेट्स रिकवर्ड। तो अगर बैड डेट्स रिकवर्ड नाम से मेरी इनकम हो गई, तो बदले में क्या आया, कैश। आती हुई लक्ष्मी को कौन मना करता है, हमने कहा रोहन यार तू तो दे दे, 45,000 भी दे दे, बहुत बड़ी राहत है हमारे लिए। कैश अकाउंट डेबिट 45,000 ले लिया, एज अगेंस्ट हमने बैड डेट्स रिकवर्ड के रूप में अकाउंट बना दिया। नाउ दिस इज सेट टू बी एन इनकम, 45,000 की इनकम हो गई, हमने यहां पे लिख दिया बैड डेट्स रिकवर्ड
इन कैश। तो ये आपके पास 9 जर्नल एंट्रीज हमने देखी इन ट्रांजेक्शन्स की। जो ट्रांजेक्शन्स आपके पास कई बार थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होती हैं, थोड़ा सा इशू करती हैं, हमने उनको कोशिश ये की है कि जितना सरल भाषा में, जितना आपकी अंडरस्टैंडिंग फॉर्म के अंदर हम समझा सकें आपको, उतना समझाएं। इनको समझने के लिए मैं हमेशा से कहता रहा हूं, आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और गोल्डन रूल्स आपके पास हमेशा ध्यान में होने चाहिए। हम हमेशा गोल्डन रूल को क्या कहते हैं, बार बार दोहराते आए हैं, रिपीट करते आए हैं, ताकि आपको उन चीजों को यूज करके इन जर्नल एंट्री को आसानी से फ्रेम कर सकें और अपने आंसर्स निकाल सकें। अब एक जाते जाते एक बात और कहूंगा स्टूडेंट्स आपसे, अगर सपोज करो यहां पे रिसीव्ड 5,000 आउट ऑफ 20,000 की जगह मैंने एक सेंटेंस लिखा होता, क्या रिसीव्ड 25 पैसा इन अ रुपी, ठीक है, रुपी फ्रॉम अ डेटर ऑफ 20,000। तो इसका मतलब यही होता, क्या बोला मैंने, रिसीव 25 पैसा इन अ रुपी फ्रॉम अ डेटर, यानी 25 पैसे रुपी का मतलब ये होता है कि एक रुपए के अंदर 100 पैसे होते हैं। अगर 1 रुपी कंसिस्ट 100 पैसा एंड आई एम रिसीविंग 25 पैसा आउट ऑफ 1 रुपी, इट मींस एज अ परसेंटेज फॉर्म आई एम रिसीविंग 25% फ्रॉम द टोटल डेट ऑफ 20,000 और वट एवर बी द अमाउंट, है ना। तो हम अगर डेटर से 25 पैसे के रुपए ले रहे हैं तो हमें उसका अमाउंट निकालना होगा। यहां मैंने आपको अमाउंट निकाल के दिया था, हर बार ऐसा नहीं हो सकता, लैंग्वेज थोड़ी सी ट्विस्ट करी हुई होती है, एनालिसिस और जर्नल एंट्री सेम होती है। आपके इस ट्रांजैक्शन में भी जर्नल एंट्री आपकी 100% यही होगी, राइट। क्योंकि जब 25 पैसा आप निकालोगे, बोले तो 25% अगर आप निकालोगे 20,000 का तो 5,000 ही आएगा। तो इसका मतलब डेटर ने 5,000 तो दे दिया, 75% बैड डेट्स हो गया, अल्टीमेटली 100% का फुल सेटलमेंट हो गया। तो आई होप ये सेशन आपका जर्नल एंट्री का आपको क्लियर हुआ होगा। जो हमारी एंट्रीज थी विद रेफरेंस टू इनकम एंड एक्सपेंस, दे हैव मेड क्लियर टू यू। इस तरह की जितनी भी जर्नल एंट्रीज अगर आपके रेफरेंस बुक में हैं तो आप जरूर निकालिएगा। अगर कोई जर्नल एंट्री आपको नहीं आए तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, ट्रांजैक्शन लिख के, आई विल प्रोवाइड यू द रेडी हैंडेड सॉल्यूशन टू यू। ओके, फिर मिलेंगे स्टूडेंट्स आपको एक और सेशन के साथ, क्योंकि अभी जर्नल एंट्री हमारी खत्म नहीं हुई है। हम एक और सेशन लेकर आएंगे जर्नल एंट्रीज का, और अलग ट्रांजैक्शंस लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ वंडरफुल मोमेंट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। टेक केयर स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट टाइम, सी यू, बाय बाय। तो यहां हमने चेक रिसीव